आज बात करेंगे उस एक मुद्दे की जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग बोल सामने दिखाई दे रहे हैं। जिन्ना, जहां मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से किनारे कर दिया गया। एक दौर था जब लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की दरगाह पर क्या गए, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर उन्हें पार्टी से एक तरह से बाहर निकाल दिया, वानप्रस्थ की तरफ कर दिया। लेकिन अब मसला दूसरा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब राजनीति हो रही है। यह कहा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम ने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार आजाद हिंदुस्तान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर क्यों लटकी पड़ी है। इसे लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा तबका विवाद खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिन्ना ने हिंदुस्तान की इतिहास में बड़ा योगदान दिया है, खास करके आजादी से पहले। ऐसे में जिन्ना की तस्वीर अगर वहां लगी है तो इसमें गलत क्या है। लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लालकृष्ण आडवाणी की तरह वनवास जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे पहले लाइफ मेंबर स्टूडेंट यूनियन के महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे लाइफ मेंबर हैं, सीवी रमन हमारे लाइफ मेंबर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग, तमाम लोग हमारे स्टूडेंट यूनियन के लाइफ मेंबर हैं। फोटो लगी रहेगी, हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्ट्री अच्छी हो या बुरी, हिस्ट्री होती है। बड़े बड़े नामों की कतार, बापू से लेकर बाबा साहब तक की विरासत का राग। एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो को लेकर सवाल, मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने लेटर लिखकर जिन्ना की फोटो पर राड़ छेड़ी तो एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष की जुबान भी तल्ख हो चली। जिन्ना को 1938 में एएमयू छात्र संघ की आजीवन सदस्यता दी गई, इसीलिए फोटो पर सवाल उठाया जाना बवाल बढ़ा रहा है। ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं समाज के, चाहे उनका पॉलिटिशियंस हों, साहित्यकार हों, साइंटिस्ट हों, वो जो बहुत ही जिनके अहम भूमिका रही है, उसको 1920 से उन लोगों ने यूनियन की एक ऑनरेरी मेंबरशिप देने का एक सिलसिला शुरू किया था। आप देख लीजिए किस तरह से ये हिस्ट्री को पलटना चाह रहे हैं और हम ये होने नहीं देंगे। दिस इज द हिस्टोरिकल फैक्ट that Muhammad Ali Jinnah was given life membership of a student union in 1938. That's why उनकी फोटो यहाँ लगी है और लगी रहेगी। अगर इससे कोई कहता है कि आप नेशनलिज्म पे सवाल खड़ा करता है तो बिल्कुल गलत है। छात्र संघ अपनी पर अड़ा है तो सियासत की तासीर भी गर्मा रही है। बीजेपी संघ वाले एक और खड़े दिखते हैं और कांग्रेस वाले एक और। यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे वो आजीवन सदस्य हो, जब इस बंटवारा होने के बाद जिन्ना की तस्वीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई जब बंटवारा हो गया तो जिन्ना का पाकिस्तान में तस्वीर लगे, लेकिन इंडिया में उनकी तस्वीर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी की तस्वीरें एक साथ हो नहीं सकती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना देश के विभाजन, लाखों लोगों के विस्थापन, लाखों लोगों की हत्या, लूटपाट, आगजनी के लिए जिम्मेदार है। 4 साल बाद नींद से उठकर एक भाजपा का एमएलए और एमपी ने ये याद कर दिए कि जिन्ना जी का फोटो वहाँ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। शाबाश, इससे क्या होगा? तो बड़ी बात ये कि क्या 2019 से पहले एक बार फिर राजनीति मुद्दे गढ़ने लगी। कभी एएमयू में संघ की शाखा के नाम पर और कभी जिन्ना की फोटो के नाम पर राजनीति अपना अपना नफा तलाशने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता आज मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है, कोहराम है, और इस कोहराम में उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना वाकई में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने वो सब कुछ काम किया है जिससे उनकी बहुत तारीफ की जानी चाहिए, उनकी इबादत होनी चाहिए, इबारत होनी चाहिए। ऐसे में वो जिन्ना के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हैं और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री। अब इसमें कौन सच है, कौन यहां पर राजनीति कर रहा है और कौन वास्तविकता बयां कर रहा है, जरा आप खुद ही देख लीजिए। जो इस प्रकार से बकवास भरे बयान चाहे हमारे सांसद विधायक दो या किसी अन्य दल के दें, लोकतंत्र में उसकी कोई मान्यता नहीं है। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया। देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का भी योगदान इस देश में।
और यही जरा आपको बताते हैं आखिरकार जिन्ना को लेकर किस किस तरह की बातें सामने लगातार आती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जिन्ना को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय मुस्लिम लीग के नेता के रूप में हुआ। जिन्ना मुसलमानों के प्रति कांग्रेस को लेकर आगे थे और 1913 में जिन्ना कांग्रेस को छोड़ गए थे। जिन्ना का साफ कहना था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग राष्ट्र हैं और 1937 में चुनाव में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को जो स्थिति दी थी उससे बातें हुई हैं। आज़ाद पाकिस्तान बनाने को लेकर जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बने थे और इसी वजह से जिन्ना को लेकर लगातार हिंदुस्तान में बातें होती रही। और आइए बात करते हैं कर्नाटक चुनावों की। कर्नाटक में जिस तरह से अब युद्ध क्षेत्र बन चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुरुक्षेत्र हरियाणा से निकलकर कर्नाटक पहुंच गया है और इस कुरुक्षेत्र में दोनों पक्ष, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, एक दूसरे के आमने सामने कुछ इस तरह से हैं, लग रहा है कि दोनों पक्ष किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। धुआंधार रैलियों का आयोजित किया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए। अब से लेकर चुनाव होने तक यानी कि 12 मई तक 15 से ज्यादा सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी। 30 से ज्यादा सभाएं अध्यक्ष अमित शाह की होंगी। राहुल गांधी भी 30 के 35 सभाएं करने को तैयार बैठे दिखाई देते हैं। ऐसे में अब पहला मौका है जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को सीधे हाथों लिया है। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए और एक छोटा काम साथ साथ कर देना। उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। डरते हैं भ्रष्टाचार पर बात ना हो जाए, नीरव मोदी पे बात ना हो जाए, राफेल मामले पे बात ना हो जाए, गुजरात पेट्रोलियम स्कैम पे बात ना हो जाए। और पहली बार आपने देखा कि सरकार ही पार्लियामेंट को रोक रही है। कांग्रेस के श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया है, हम आपके सामने नहीं बैठ सकते। आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। अरे आप तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं, हम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, आपके सामने बैठने का हमें हक कहां पे हो सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, छोड़िए पूछे क्यों, मैं चैलेंज करता हूं। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, क्या येदियुरप्पा जी आपके चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं, हां या ना? और अगर हैं तो फिर आप भ्रष्टाचार की कैसे बात कर सकते हो? जेल में गए आपके चीफ मिनिस्टर, जेल में रहे हैं। यहां की सरकार, उस सरकार में बैठे लोग, सरकार में बैठे हुए लोगों के चेले चपाटे कोई बाकी नहीं है जिसके विषय में कोई न कोई कथा, करप्शन की बातें, दुराचार की बातें, भ्रष्टाचार की बातें जनता के सामने पिछले दिनों मीडिया ने न लाया हो, ऐसा शायद कोई मुश्किल से बचा होगा। तो आपने देखा किस तरह से वाद और विवाद की बात सामने आ रही है और खास करके दोनों पक्षों की तरफ से बातें और आक्रमण बहुत तेज है। दरअसल कर्नाटक में जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है
और वो इसलिए क्योंकि अगर कर्नाटक में जीत मिलती है तो इसके बाद मनोबल आने वाले और 3 विधानसभा चुनावों में काफी बढ़ेगा, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती है और कांग्रेस वहां जीत जाती है तो कांग्रेस गुजरात के बाद अपने आप को एक और पायदान ऊपर रखेगी और उसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जबरदस्त मुकाबले के साथ सामने आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में पहले से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए यह वाकई में करो या मरो वाली स्थिति है। अगर कांग्रेस कर्नाटक नहीं जीत पाती है तो कर्नाटक की यह हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो जाएगा उसके लिए, और उसके साथ साथ राहुल गांधी के लिए भी। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से दोनों पार्टियों के अध्यक्ष, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अमित शाह, इन दोनों ने कर्नाटक को किस तरीके से नाप दिया है। 30 जिले हैं कर्नाटक में और 30 जिलों में दोनों के दोनों नेता ने लगभग चप्पे चप्पे को छान लिया है। कर्नाटक के चुनाव में मठ और मंदिर की राजनीति कितना बड़ा रोल निभाती है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। 3 समुदायों के 600 मठ और 38% वोटर हार जीत तय करते हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष, हर कोई मठ मंदिर वाली पॉलिटिक्स से पीछे नहीं हटना चाहता। ये तस्वीरें अमित शाह की हैं, जिन्होंने कर्नाटक में पूरा दमखम झोंक रखा है। अमित शाह सूबे का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, बल्कि मठों में जाकर साधु संतों से जीत का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को मालूम है कि अगर कर्नाटक की गद्दी तक पहुंचना है तो फिर मठों का आशीर्वाद जरूरी हो जाता है। मंदिर मठ की पॉलिटिक्स में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे की पूरी कमान सिद्धारमैया ने अपने हाथों में ले रखी है। इतना ही नहीं, राज्य में लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक भी चलाया। राहुल गांधी के दौरे की बात करें तो राहुल गांधी सूबे में अब तक 7 बार दौरा कर चुके हैं। राहुल 15 से ज्यादा बार मठों का दर्शन कर चुके हैं। राहुल ने कई लिंगायत धर्म गुरुओं के साथ अलग से भी मुलाकात की है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अब तक 10 से ज्यादा बार मंदिर और मठ जा चुके हैं। मतलब साफ है कि हर कोई मठ और मंदिर की पॉलिटिक्स को अपने पक्ष में करना चाहता है। लिंगायत समुदाय के 400 मठ, वोकालिका समुदाय के 150 मठ और कुर्बा समुदाय के 80 से ज्यादा मठ हैं। इन 3 समुदायों के राज्य में करीब 38% वोटर हैं और वो किसी भी पार्टी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कर्नाटक की सियासी लड़ाई अब क्लाइमैक्स पर है। कर्नाटक में 12 मई को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में हर कोई पूरी ताकत झोंक रहा है और बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इस लड़ाई में पीछे नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। दोनों ही पार्टियां जबरदस्त दमखम के साथ आज सामने खड़े हैं। 12 मई को वोटिंग होनी है और उसके पहले बयानों की बंदरबाट भी बहुत ही तेज हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात निकल कर आ रही है और वो ये कि जिस बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया जा रहा है वो प्रदर्शित करता है कि आज कर्नाटक के चुनाव में पैसे का खेल कितना बड़ा है। पिछले 20 दिनों के भीतर 41 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया जा चुका है। 41 करोड़ रुपए का कैश। शिवमोगा में आज ही एक गाड़ी में 85 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। बेंगलुरु के पास 9 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। इसके साथ साथ 19 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश गिफ्ट के तौर पर जब्त किया जा चुका है। 21 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत की शराब जब्त की जा चुकी है कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर, और बड़ी मात्रा में नकदी और उसके साथ साथ तमाम चीजें बरामद की जा रही हैं। यह प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरह से आज कर्नाटक में पैसे और शराब के बल पर दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी सत्ता की दुकान चलाना चाहते हैं। लेकिन आइए अब जरा आपको दिखाएं कि एक तरफ जहां पैसे और शराब का बोलबाला है, वहीं बयानों की बौछार कुछ ऐसी है जो कि हिंसात्मक चीजों को आगे बढ़ा रही है। यह बयान जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने दिया है, शोभा करदार जिले का, उनका यह बयान है कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस मुस्लिम सहयोगी पार्टियों के साथ आगे बढ़ेगी और मुस्लिम सहयोगी पार्टियों को लेकर वो आगे चलेगी, जिससे कि हिंदुओं को काफी दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ एक और बयान ऐसा ही सामने आया है। कर्नाटक चुनाव सड़क और पानी के पीने के पानी पर नहीं हो रहा। अगर आप लोग शिवाजी महाराज को मानते हैं और लक्ष्मी मंदिर में पूजा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट जरूर देना चाहिए आपको। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आज हर कोई आज हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने की बात कर रहा है।
लेकिन एक और बड़ा मसला आज आपके सामने प्रदर्शित करते हैं और यह मसला है हमारे देश में विद्युतीकरण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बहुत बड़ी घोषणा की और 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके यह कहा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी है। एनडीए की सरकार ने जो लक्ष्य रखा था 2020 का, उससे कहीं पहले एनडीए की सरकार ने हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध करा दी है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को यह जानकारी उनके अधिकारियों ने और उनके मंत्रियों ने पुख्ता तरीके से नहीं दी है। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि आज जो प्रधानमंत्री दावे कर रहे हैं वो दावे शायद सही नहीं है और उसकी हम आपको जमीनी हकीकत भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से बिजली युक्त गांव की बात की है वो कैसी जरा खोखली साबित हो रही है। पूरा देश जगमगा रहा है। गांव-गांव में पहुंच चुकी है बिजली। रोशन है हिंदुस्तान का एक एक कोना। ये वो दावे हैं जिसकी गूंज कर्नाटक चुनाव के प्रचार में भी सुनाई दे रही है। देश के 18,000 गांव जो 18वीं शताब्दी में जी रहे थे, बिजली गांव ने देखी नहीं थी, वो बिजली पहुंचाने का काम पूर्ण कर दिया। पीएम मोदी चुनावी मंच से भारत के 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने की उपलब्धि गिना रहे हैं। 4 साल के कार्यकाल में पूरब से पश्चिम तक अंधेरा दूर करने का दावा किया जा रहा है। उसका लिसांग गांव वो आखिरी गांव बना जिसमें बिजली पहुंचते ही देश में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समय सीमा में पूर्ण हुआ। दरअसल पीएम मोदी पूर्वोत्तर राज्य के जिस गांव का जिक्र कर रहे हैं वो है मणिपुर का लेजोंग। सरकार के मुताबिक देश के पूर्वोत्तर छोर पर बसे इसी आखिरी गांव में भी शनिवार को बिजली पहुंच गई, जिसके साथ ही केंद्र सरकार ने 2015 में किए गए अपने वादे को पूरा करने का दावा किया। पहला हमारा लक्ष्य था कि हम हर एक गांव तक पहुंच जाएं, हर एक गांव को विद्युतीकृत करें। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 1000 दिनों के अंदर कर देंगे। 15 अगस्त 2015 को लाल किले से जो डेडलाइन है वो 11 मई तक है। हम लोगों ने उसको 2 दिन पहले ही पूरा 13 दिन पहले ही पूरा कर दिया। मगर विरोधी खेमा पीएम के दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। उनके मुताबिक बीजेपी की बातों में हकीकत कम, फसाना ज्यादा है। If a pole holds wires, that does not mean connectivity. The pole wire power must be there and must reach the house. That is electrification. The rest is electrocution. कहना गलत नहीं होगा कि बिजली के जरिए सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। सरकार दावे कर रही है और विपक्ष उन दावों को खारिज कर रहा है। मगर इस पॉलिटिकल उठापटक में वो अहम सवाल पीछे छूट जाते हैं जो 21वीं सदी में भी 18वीं सदी की तरह जीने को मजबूर जनता पूछ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं कि देश के कोने कोने में हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन ये दावा किस तरह से खोखला साबित हो रहा है अब जरा ये भी आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। हम सिर्फ ये आपको बताना चाहते हैं कि किन मानकों को आधार बनाकर आज इस तरह का बयान दिया जा रहा है और क्या जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। फरवरी 2004 में एक नियम बनाया गया था जिसमें 3 मानक रखे गए थे। जी हाँ, फरवरी 2004 में ये मानक बनाया गया था और ये मानक उस वक्त की एनडीए सरकार ने बनाया था। जो वाजपेयी सरकार थी उसने ये मानक बनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि कम से कम एक दलित बस्ती में ट्रांसफार्मर लगा होना चाहिए। अगर गांव है वहां पर एक दलित बस्ती है तो उसमें ट्रांसफार्मर लगा होना चाहिए। पब्लिक प्लेस, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र में मांगे जाने पर बिजली सेवा मिल सके, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और तीसरा मानक यह था कि कम से कम 10% घरों में 10% घरों में बिजली पहुंचाई जाए, तो फिर सभी मानकों के आधार पर मान लिया जाएगा कि विद्युतीकरण हो चुका है। ये मानक तैयार किए गए थे एनडीए सरकार के द्वारा, वाजपेयी सरकार के द्वारा 2004 में, और इन्हीं मानकों के आधार पर आज मोदी सरकार यह दावा कर रही है कि गांव-गांव में हर जगह पर बिजली पहुंच गई है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को जो जानकारी दी जा रही है
वो जानकारी न सिर्फ अधूरी है बल्कि दिग्भ्रमित करने वाली जानकारी है। और इसका आधार है न्यूज नेशन की यह जमीनी हकीकत की पड़ताल जब आपके सामने हम रख रहे हैं। कई राज्य हैं, कई गांव हैं जहां पर बिजली के खंभे हैं लेकिन तार नहीं है। कई राज्य और गांव हैं जहां पर बिजली के खंभे हैं, तार हैं, बिजली नहीं है। ऐसे में विद्युतीकरण की बात कहकर आज सरकारी अधिकारी प्रधानमंत्री को तो बरगला ही रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाम को भी झूठा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देश के 18,000 गांव जो 18वीं शताब्दी में जी रहे थे, बिजली गांव ने देखी नहीं थी, वो बिजली पहुंचाने का काम पूर्ण कर दिया। पीएम मोदी और उनके मंत्री का दावा है कि देश के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। सरकार दुनिया को नासा की तस्वीरें दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, मगर न्यूज नेशन के कैमरों में कुछ और ही तस्वीरें कैद हुई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां आज भी बिजली सिर्फ बयानों में ही नजर आती है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, जहां का सिंगोर घाट गांव आज भी 18वीं सदी में जी रहा है। लोगों के दिन तो सूरज की रोशनी में जैसे तैसे कट जाते हैं, लेकिन रात होते ही इन्हें लालटेन का मोहताज होना पड़ता है। ये लमटेन जलाकर पढ़ना पड़ता है, फिर मिट्टी का तेल खत्म हो जाता है, 2 लीटर बस मिलता है। जब लाइट ही नहीं है तो कहाँ से पंखा चलेगा, टीवी कहाँ से चलेगा, नहीं है। उत्तर प्रदेश के ही महाराजगंज में तो और भी बुरा हाल है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, लेकिन इन्होंने भी बिजली तो दूर, खंभों का भी मुंह नहीं देखा। हालांकि चुनाव के वक्त नेताजी वोट मांगने के लिए वादा कर जाते हैं, लेकिन बिजली की तरह कभी लौटकर नहीं आते हैं कि वोट हमको दीजिए, हम वोट तो दे दिए और जब जीत गए तो उनका पता नहीं। गोरखपुर के एक सीएम से भी बात किए, चीफ से भी बात किए, महाराजगंज के एक सीएम से केवल आश्वासन मिलता है, आज तक धरातल पर नहीं उतरा है। हाथरस का हाल भी कुछ खास जुदा नहीं। हालांकि कई बार दबाव के बाद यहाँ बिजली के खंभे तो लगा दिए गए, मगर इन पर तार अभी तक नहीं चढ़े हैं। खास बात यह है कि इस गांव की दूरी हाईवे से महज 1 किलोमीटर है, मगर दीपक तले अंधेरा की तर्ज पर यह गांव भी बदहाली में जीने को मजबूर है। यूपी से जब हम एमपी की तरफ बढ़े तो प्रदेश तो बदल गया, लेकिन बिजली के दर्शन नहीं हुए। छतरपुर जिले में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ आज़ादी के 70 दशक बाद भी लोग बिजली की सुविधा के लिए तरस रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जहां पे हमारी जनता जीवन यापन अंधेरे में कर रही है, यहाँ की केरोसिन तक नहीं मिलता है। ये तो महज कुछ गिने चुने राज्यों के गांव की हकीकत है, जो बिजली पर की गई बातों और दावों से कहीं भी मेल नहीं खाते। सवाल है कि मानचित्र की तरह, इन चमकती तस्वीरों की तरह यहाँ रहने वाले लोगों की किस्मत कब चमकेगी। टीम न्यूज नेशन। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार कम से कम इस झूठ से पर्दा उठाएगी, और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस झूठ को फैलाकर ये कहा जा रहा है, जो कि सरकारी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं कि आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, विद्युतीकरण हो चुका है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से महज 300 किलोमीटर दूर चलिए, आपको गांव-गांव ऐसे मिलेंगे जहां बिजली के खंभे हैं, तार नहीं है, ट्रांसफार्मर लोगों ने देखा नहीं है, बिजली लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिहार में ऐसे कई गांव हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं, राजस्थान में आपको ऐसे कई गांव मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ की बात छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ झारखंड में आपको ऐसे कई इलाके मिल जाएंगे। तो क्या हमें देश में ढूंढ कर निकालना पड़ेगा कि बिजली नहीं है? उत्तर पूर्वी राज्यों की बात तो छोड़ ही दीजिए साहब, वहां तो बिजली ना के बराबर आती है। ऐसे में आज जो झूठ बोला जा रहा है, इस झूठ से तौबा करने की बड़ी आवश्यकता है। आइए जरा दलितों के बारे में बात करते हैं। न्यूज नेशन लगातार ये खबरें आपके सामने प्रदर्शित करता रहा है कि कैसे पिछले कुछ एक सालों में, और खास करके पिछले 4 से 5 सालों में हमारे देश में दलितों के ऊपर अत्याचार को लेकर ऐसा लगता है जैसे कि एक के बाद एक बहार सी आ गई है। लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करना आज अपना फैशन या बुनियादी हक समझने लगे हैं। अगर दलित शादी के समय घोड़े पर चढ़ बैठता है तो उस दलित को मार डाला जाता है, उसे घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता। हमने ऐसी खबरें कल भी आपको दिखाई थी। आज आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की ये कहानी, जहां पर दलित को न सिर्फ घोड़े पर उतार दिया गया बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और उससे भी ज्यादा बदतर बदायूं की ये कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं में जमीन का विवाद हुआ और एक दलित परिवार को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है,
आधुनिक हिंदुस्तान क्या, दुनिया के किसी कोने में ऐसा किसी को नहीं किया जा सकता। उस दलित परिवार को पेशाब पिलाई गई है। आप जरा सोचिए, क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? हैवान भी शायद ऐसा ना करे। लेकिन यह है हमारे देश की वास्तविकता, और हमारे तमाम राजनीतिज्ञ दलितों का वोट मांगने के लिए दलितों के घर खाना खाने पहुंच जाते हैं। एक दिन दलित का जीवन जीकर दिखा दो, मान जाएंगे। पहले गालियां दी, फिर जूते से पिटाई की, और फिर उसी जूते में यूरिन पिलाई। एक दलित शख्स को इन तमाम टॉर्चर से इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि उसने दबंगों का काम करने से इनकार कर दिया था। मामला यूपी के बदायूं का है। यहाँ आजमपुर गांव के 5 लोगों पर एक दलित शख्स से मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है। पीड़ित के मुताबिक दबंगों ने उससे अपने खेत का गेहूं काटने को कहा, लेकिन पीड़ित ने थोड़ी देर का वक्त मांगा, जिससे नाराज होकर दबंगों ने उसकी न सिर्फ बुरी तरह पिटाई कर दी, बल्कि उसके साथ बदसलूकी भी की गई। वो चाहते थे कि हम गेहूं काटे उनके, लेकिन हमने उनके गेहूं नहीं काटे, अपने काटते रहे। काट के अपने खंदवा लिए भूसा इकट्ठा कर रहे थे। उसी टाइम आए और बोले, लंगड़ा तू अपना गेहूं काट रहा है, भूसा भी इकट्ठा कर रहा है, हमारे गेहूं अभी तक खड़े हैं। बस निकाल के जूता मारने लगे। पीड़ित ने पुलिस को डायल 100 पर खबर की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कराते हुए कार्रवाई की और 4 लोगों को हिरासत में लिया। लगाई थी वादी को, और उसमें फिर दोनों पक्षों का उसमें एसओ ने कार्रवाई की थी। इसकी तरफ से अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई है कार्रवाई कराई जा रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक दलित परिवार को गुर्जरों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दबंगों को गुस्सा इस बात का था कि दलित युवक अपनी शादी में घोड़ी पर कैसे सवार हो गया, और इसी बात पर न सिर्फ दूल्हे बल्कि बारात में शामिल कई लोगों की भी पिटाई की गई। क्या हुआ था? दलित समाज के लोगों के साथ में जो मारपीट करने वाले आदमी हैं, उनमें से हमने 7 आदमियों को अभी अरेस्ट कर लिया है, और FIR में जो दूसरे अन्य नामजद आदमी हैं उनकी गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश की स्थिति तब है जब हम खुद को विकसित देशों की श्रेणी में गिनते हैं, मगर ऐसा लगता है कि हमारी सोच अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। बदायूं से अमित अग्रवाल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब एक ऐसी तस्वीर जो आपको प्रदर्शित करेगी कि अगर आप अपनी गाड़ी को नियंत्रित न रख पाएं तो फिर कैसे हादसे हो सकते हैं। पुणे के पास सांगवी का ये हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर। एक बड़ी तेज रफ्तार में कार होटल के भीतर जा घुसी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। इस घटना में होटल में काम कर रहे कर्मचारियों की मौत हुई है और 3 लोग घायल भी हुए हैं। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला और बच्चे भी थे। तभी अचानक ये तेज रफ्तार कार रेस्टोरेंट में जा घुसी, और इस घटना ने कार चालक के साथ साथ उस महिला और बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। और आइए अब खबर दिखाते हैं जो कि सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। हम सब किसी न किसी तरीके से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। अगर अपनी गाड़ियों में नहीं करते, अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर में नहीं करते, तो कम से कम डीजल और पेट्रोल के वाहन पर हम चलते हैं, जो कि सरकारी संपत्ति है। लेकिन आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है और सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है, यह प्रदर्शित करती है कि आज सरकार आम जनता के प्रति कितनी संवेदनहीन है। कहने को तो सरकार ये कह रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2014 में जब एनडीए की सरकार आई थी उसके मुकाबले आधी हैं, बढ़ने के बाद भी। तो ये पैसा कहां जा रहा है? सरकार हमसे इतना पैसा क्यों वसूल रही है? हम आपके सामने इस खबर को लगातार प्रस्तुत करते रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार ने पहले हमें एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की और कहा कि हम डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के तहत ले आएंगे, लेकिन अब सरकार ने इससे भी अपने पैर पीछे घसीट लिए हैं। तो क्या आम जनता के लिए सिर्फ ऊंची कीमत देना ही एक रास्ता बच गया है? क्या राहत हमारे नसीब में नहीं है? क्या सरकार हमारी नहीं है, जो हमारी ही नहीं सुनना चाहती? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई, भोपाल और पटना में कीमत 80 रुपए के पार पहुंच गई है। एक दर्जन राज्यों में पेट्रोल 75 रुपए के पार है। लेकिन सरकार को लगता है कि दाम इतने नहीं बढ़े कि कुछ करने की जरूरत है।
सवाल ये है कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रही हैं? दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना संशोधन का नियम है, यानी कीमतें क्रूड के स्तर को देखकर तय होती हैं। मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतें 80.56 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। सीरिया और यमन में जारी संकट और तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक की तरफ से उत्पादन में कटौती की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल की कीमतों में लगी आग से राहत की मांग हो रही है। सरकार चाहे तो एक्साइज ड्यूटी घटाकर या फिर जीएसटी के दायरे में लाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राहत दे सकती है, लेकिन ऐसे किसी फौरी राहत की मंशा फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। सरकार ने आखिरी बार एक्साइज ड्यूटी अक्टूबर 2017 में घटाई थी। इस दौरान पेट्रोल और डीजल दोनों पर 2-2 रुपए की ड्यूटी घटाई गई थी। उस वक्त केंद्र सरकार की अपील पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने भी वैट में कटौती की थी। लेकिन अभी जब तेल की कीमतें आसमान पर हैं, सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने को तैयार नहीं है। सरकार के नुमाइंदे खामोश है और जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतें हर आम और खास आदमी की जेब पर चुभ रही है, लेकिन ये चुभन सरकार को महसूस नहीं हो रही, क्योंकि न देश में इस वक्त चुनावी माहौल है और न ही चुनावी रेवड़ियां बांटने का मौसम। ब्यूरो चीफ राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो याद कीजिए उस समय 2013 में जब चुनाव होने वाले थे और तब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर थी, तकरीबन 80 के आसपास। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के यही नेता जो आज बचाव कर रहे हैं, क्या क्या बयान दिया करते थे। आइए जरा आपको हम वास्तविकता दिखाते हैं। 2012 मार्च में पेट्रोल की कीमत क्या थी दिल्ली में, यह हम आपके सामने रख रहे हैं। उस समय 65 रुपए पेट्रोल की कीमत थी और उस वक्त हम एक्साइज ड्यूटी के तौर पर सरकार को 14 रुपया 78 पैसे दिया करते थे। और उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत थी 123 डॉलर प्रति बैरल। आज 2018 मई में हम 74 रुपए, यानी कि आप समझ लीजिए कि 10 रुपए ज्यादा दे रहे हैं पेट्रोल की कीमत दिल्ली में, जबकि एक्साइज ड्यूटी हम सरकार को दे रहे हैं 19 रुपया 48 पैसा। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत है 80 डॉलर प्रति बैरल, यानी कि आधे से कम। इसके बाद भी हम सरकार को कितना राजस्व दे रहे हैं और कीमत कितनी ज्यादा दे रहे हैं। अब जरा डीजल की बात कर लीजिए। डीजल की कीमत 2012 मार्च में 40 रुपए 91 पैसे थी। एक्साइज ड्यूटी के तौर पर हम सरकार को सिर्फ 2 रुपया 60 पैसे दिया करते थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 123 डॉलर प्रति बैरल हुआ करती थी। 2018 मई यानी कि इस साल हम 65 रुपए 93 पैसे डीजल प्रति लीटर खरीदते हैं, 15 रुपए 33 पैसे सरकार को टैक्स के तौर पर देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत है 80.56 डॉलर प्रति बैरल। यह बताता है कि आज किस तरीके से सरकार, एनडीए सरकार हमारी जेब में हाथ डालकर पैसा निकाल रही है और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक बहुत ही ऐसी सरकार के सामने खड़े हैं जो आम जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। अब आइए जरा एक और विवाद देखते हैं जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गई है। बड़े संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब केदारनाथ में एक नया विवाद यह है कि वहां पर एक लेजर शो दिखाया जा रहा है। अब लेजर शो है तो उसमें भगवान शिव की ख्याति और गाथा हो सकती है, लेकिन देखिए यह है राज्य सरकार का प्रचंड प्रकोप कि अब यहां पर भगवान शिव की गाथा नहीं है, यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार की गाथा पढ़ी जा रही है। 5 जगहों से निकाले जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है, उनकी त्रिकोणीय पीठ स्थापित हुई केदारनाथ में। जब केदार धाम में भक्तों को लेजर के जरिए लहराती रोशनियां देखने को मिली तो सबका चित्त मानो प्रसन्न हो गया। केदार धाम और केदार घाटी की मनोहर छटा में इस लेजर शो ने 4 चांद लगा दिए। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात शिव की महिमा के प्रतीक स्वरूप। लेकिन जब तक लोग लेजर शो की रोशनियों के खुमार से बाहर आ पाते, तब तक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि लेजर शो के जरिए सरकार ने अपना प्रोपेगेंडा और एजेंडा पेश किया। मंदिर को स्क्रीन बना करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि केदारनाथ आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण कार्य हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए हैं। वहीं मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग इस किस्म के आरोपों को मानने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भक्ति से राजनीति को दूर रखना चाहिए। धार्मिक स्थानों का राजनीति में उपयोग न हो, उसका राजनीतिकरण न हो, ये सबसे पहली बात है। अब तक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की गैर मौजूदगी पर बहस थमी नहीं।
कि अब इस लेजर शो को लेकर सियासी तलवारें खिंची नजर आती हैं। सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, देहरादून।